हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो यार एंशिएंट हिस्ट्री में ही हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उन सारी क्लासों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे मौर्य वंश की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम नए चैप्टर की बात करेंगे वो है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो इससे पहले यार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारा मतलब कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं इंडिया में। ठीक है, तो उन्हीं के पश्चात में यार हमारा मौर्य वंश स्थापित होता है। और ये स्थापित कब होता है? तो 300 आई थिंक 323 तक हमारा जो भारत में होता है वो यूनानियों का शासक होता है। ठीक है, एंड 323 बीसी के पश्चात में जब यूनानियों का प्रभाव भारत से समाप्त होता है तो उसके पश्चात हमारा मौर्य वंश स्थापित होता है। एंड वो होता कब है? तो 322 बीसी से लेकर के 322 बीसी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। बाकी ये मतलब इसका या मौर्य वंश होता कब तक है? तो ये 185 बीसी यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीसी यानी 322 बीसी से 185 बीसी के मध्य में जो भी हमारा वंश उभर करके आता है भारत में उसको हम मौर्य वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि इसकी स्थापना यहाँ पे होती है। तो अभी हम स्थापना की बात ना करके थोड़ा सा ये देखते हैं कि मौर्य वंश के हमको साक्ष्य कैसे प्राप्त होते हैं भारत में, जिससे हमको या इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को ये अनुमान लगता है कि हाँ इस पूरे क्षेत्र में मौर्य वंश का साम्राज्य हमारे प्राचीन इतिहास में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या प्राचीन भारत के अंतर्गत हमको मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि मौर्य वंश के मतलब साक्ष्य के क्रम में मौर्य वंश के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को, वो दो प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक था हमारा साहित्यिक साक्ष्य, दो प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसके संदर्भ में? मौर्य वंश के संदर्भ में। एंड यार इसमें दो प्रकार के कौन कौन से? तो एक की हम बात करते हैं साहित्यिक, यानी कुछ साहित्य प्राप्त होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे। एंड इसी में जो हम सेकंड बात करेंगे वो पुरातात्विक साक्ष्य की भी अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य, अब इसमें यार हम लोग ये बात करते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है एंड पुरातात्विक साक्ष्य हमारा क्या होता है। तो कुछ हमको या इतिहासकारों को यार कुछ साहित्य यानी कुछ किताबें, बुक्स वगैरह या कुछ ग्रंथ हमारी या कुछ पुराण टाइप में ये कुछ प्राचीन इतिहास के साक्ष्य हमारे देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमारे साहित्यिक साक्ष्य कहलाते हैं। एंड पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो जो भी हमारे पुरातत्वविद लोग हैं जो कि मतलब जिनके माध्यम से आज भी यार खुदाई वगैरह करवाई जाती है, जिससे प्राचीन से भी प्राचीन जो भी हमारे
साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके माध्यम से? खुदाई के माध्यम से। तो उन्हीं को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के साक्ष्यों को हमें क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी साहित्यिक साक्ष्य में यार हमको जो प्राप्त होता है, साक्ष्य जो प्राप्त होता है साहित्यिक साक्ष्य में, इसी में यार देखते हैं जो साहित्यिक साक्ष्य हमारे प्राप्त होते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे हमारा हो गया साहित्य में, यानी कुछ पुराण हमको प्राप्त होते हैं, कुछ पौराणिक ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं पुराण टाइप में, और इसी में कुछ हमको जैन ग्रंथ मिलते हैं। जैन ग्रंथ एवं बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यार इससे पहले हमारे ये धर्म समाज में उभर करके आ चुके थे, तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी मौर्य वंश के साक्ष्य बाकायदा प्राप्त होते हैं। एंड इसी में यार हमको एक इंडिका नाम की एक पुस्तक प्राप्त होती है। एंड इसी में यार कुछ पुस्तकें और हैं जिनसे हमको ये साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम एटसेट्रा डालते हैं। ठीक है, एंड इसी में जो हम पुरातत्व की बात करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में हमको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख भी यार कई प्रकार के होते थे। ठीक है, और इसी अभिलेख में हमको यार कुछ अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। वैसे भी जो अभिलेखों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये यार मौर्य वंश में ही आकर के प्राप्त होते हैं। इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं मिला या इसके साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। और बेसिकली अगर बात करें तो ये अशोक के साम्राज्य में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड इसी में एक हमको अभिलेख प्राप्त होता है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख प्राप्त होता है जिसको हम रुद्रदामन के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखना है हमको, रुद्रदामन के नाम से इसको जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में और अगर हम पुरातत्व की बात करें तो हमको कुछ भवन प्राप्त हुए हैं, प्राचीन भवन प्राप्त होते हैं। एंड भवन के साथ साथ में स्तूप प्राप्त होते हैं। स्तूप के साथ साथ में हमको यार कुछ मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, मृदभांड से तात्पर्य है हमारा मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। एंड इसी में यार इसी तरीके के हमारे जो भी सारा सिस्टम था ये यार पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। बात करते हैं इसमें थोड़ी सी जानकारी तो यार ले ही लेते हैं कि पुराण से हमको क्या प्राप्त होता है या कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, जैन ग्रंथों से किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं या जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका हो गया, रुद्र एक हमारा रुद्र राक्षस करके भी आता है, तो ये भी साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रुद्र दामन और रुद्र राक्षस ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक साहित्यिक है और एक पुरातात्विक है। ठीक है, तो इसी में जो हम बात करते हैं वो सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं कि इनमें हमको किस प्रकार की जानकारी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों में पुराणों की। पुराणों में अगर हम बात करें तो कुछ हमारे ऐसे पुराण प्राप्त होते हैं जिनसे यार मौर्य वंश के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, और इन जैन ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों से भी हमको मौर्य वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है।
जिसको हम दीपवंश क्या बोलते हैं, दीपवंश एवं महावंश के नाम से भी जानते हैं। इन दो ग्रंथों से हमको मौर्य वंश के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से जानकारियां प्राप्त होती हैं। और ये हम जो हमारा इंडिका है ये भी एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। इसके जो लेखक हैं या जो रचनाकार हैं वो हमारे मेगास्थनीज हैं, ये याद रखना है। मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी यात्री था। क्यों? क्योंकि यार इससे पहले यूनानियों का ही शासक था, तो ये भी क्या होता है कि यह एक प्रकार का यूनानी यात्री था और यात्री के साथ साथ में यह एक दार्शनिक भी था। कौन था? दार्शनिक भी था। तो इसके द्वारा एक रचना की गई मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नाम की, और ये जो इंडिका है ये आज भी या इतिहासकारों को ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यार इतनी प्राचीन हमारी जो ग्रंथें हैं वो मूल रूप से नहीं प्राप्त होती हैं। जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो यार उनकी कॉपी करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मूल रूप में ये हमको नहीं देखने के लिए मिलती, इसकी कॉपी ही हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में इस इंडिका नाम की जो पुस्तक है इसमें मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में एंड यहाँ की प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासनिक स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है इंडिका नामक पुस्तक से, ठीक है। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। तो ये भी हमको याद रखना है। एक इसमें यार और डाल लेना, मैंने बोला था मुद्रा राक्षस करके आता है, तो इस मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त जी। विशाखा दत्त जी। इसमें यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हमारे देखने के लिए मिल जाती है। फाइनली अभी इतना ही देखते हैं, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी स्थापना के क्रम में हम बाकायदा अध्ययन करेंगे। फिलहाल में केवल इतना ही देखते हैं कि विशाखा दत्त जी के द्वारा ये मुद्रा राक्षस की क्या करते हैं, रचना करते हैं, और इसमें किस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है इस मुद्रा राक्षस से, तो मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एक साहित्य में हमको एक साहित्य और याद रख लेना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि हमको यार एक अर्थशास्त्र प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है जो कि कौटिल्य के द्वारा, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे, और इससे पहले किसके दरबार में रहते थे? वो घनानंद के दरबार में रहते थे, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना कौन करते हैं? कौटिल्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य। और इनको किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। इनके माध्यम से अर्थशास्त्र नाम की एक रचना की गई जिसमें एक किसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में या राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। एंड राजनीति के साथ साथ लोक प्रशासन के संदर्भ में, लोक प्रशासन के संदर्भ में, एंड लोक प्रशासन के साथ साथ हमको लोकतंत्र के संबंध में जानकारियां प्राप्त होती हैं। किससे? अर्थशास्त्र से। और इसमें यह भी बोला गया है कि मौर्य वंश का प्रशासन कितने बेहतरीन रूप से चलाया जाता था। इस संदर्भ में भी अर्थशास्त्र में
कौटिल्य ने क्या किया है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसमें वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, इस अर्थशास्त्र में यार एक वर्णन और देखने के लिए मिलता है, कौन सा, कि इसमें ये मिलता है कि यहाँ पे यानी एक सिद्धांत प्राप्त होता है जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या था, सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि राजा के द्वारा 7 कार्यों का वर्णन इस अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में दिया गया है। ये अर्थशास्त्र दूसरा है, एक अर्थशास्त्र हमारा सब्जेक्टिकल होता है, वो दूसरा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सप्तांग मतलब राजा के द्वारा 7 कार्यों का वर्णन हमारे किसमें किया गया, अर्थशास्त्र में। और इसी सिद्धांत के हिसाब से या इसी सिद्धांत के आधार पर राजा की जो भी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, उसके संदर्भ में हमको जानकारी देखने के लिए मिल जाती है अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक से। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत ही भारी मात्रा में यार मौर्य वंश के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये थी हमारी कुछ साहित्यिक साक्ष्य जो कि हमको मौर्य वंश के संदर्भ में जानकारियां प्रदान करती हैं, ठीक है। बात करते हैं इसी में कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों की, जिससे यार इन मतलब पुरातत्व के माध्यम से भी हमको जानकारियां मिलती हैं। अभिलेख का अध्ययन हम लोगों ने किया, तो इस अभिलेख में बेसिकली रूप से अशोक के अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, अशोक के अभिलेख, और कुछ बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन बेसिकली अशोक के संदर्भ में ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती हैं। अभिलेख में यार किस प्रकार के अभिलेख, तो एक का हमारा मतलब शिलालेख भी बोल सकते हैं और अभिलेख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन अभिलेखों से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसी संदर्भ में उस समय प्राचीन काल में जो भी हमारा अशोक से रिलेटेड या चंद्रगुप्त मौर्य जी से रिलेटेड कुछ हमारे भवनों का निर्माण करवाया गया, उनसे हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया गया, उनसे साक्ष्य प्राप्त होता है। और मृद भांडों से भी हमको मौर्य वंश के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिलहाल में ये सारी चीजें हम सम्राट अशोक के संदर्भ में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में इन सारी चीजों का हमको वर्णन देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली अशोक जो थे उन्हीं के संदर्भ में इन सारी जानकारियों की व्याख्या पुरातात्विक विदों ने की है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और याद रखना, कौन सी, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राज प्रसार का निर्माण करवाया था। राज प्रसार से तात्पर्य क्या है कि इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया पूरे के पूरे भारत में। इससे पहले और कोई राजा नहीं होता है जो कि पूरे के पूरे भारत में अपना नियंत्रण या अपनी सत्ता स्थापित कर सके, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, एक विशाल राज प्रसार का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसका साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होता है। आधुनिक रूप में बात करें तो वर्तमान में ये बिहार से प्राप्त होता है। एंड अगर प्राचीन बात करें तो प्राचीन में ये हमको पटना पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र से इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं कि चंद्रगुप्त के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। और इसी में यार कुछ हमको साहित्यिक कलाओं का भी अध्ययन करना है, कुछ लिपियां भी हमको प्राप्त होती हैं जिनसे ये सारे साक्ष्य हमको बताते हैं कि हाँ, प्राचीन समय में 322 बीसी से लेकर के 125 बीसी के अंतर्गत में मौर्य साम्राज्य पूरे इंडिया में क्या था, स्थापित था, ठीक है। बात करते हैं अब इसके स्थापना के क्रम में। अगर इतनी सारी चीजें हम समझ चुके हैं तो बात करते हैं स्थापना के क्रम में
कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हमारे देखने के लिए मिल जाती है पूरे के पूरे भारत में। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया क्या थी देखते हैं। देखते हैं इसी में कि मौर्य वंश की हमारे स्थापना कैसे होती है। तो इससे पहले वाली क्लास यार देख लीजिएगा, जो कि हम लोगों ने नंद वंश से रिलेटेड क्लास अटेंड की थी। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, यूनानियों वाली। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी स्थापना के क्रम में क्या होता है कि हमारा मतलब 323 तक, ठीक है, 323 तक हमारे नंद वंश का शासन होता है। तो उसके पश्चात में सॉरी 323 तक नहीं, उसके बाद हमारे यूनानी आते हैं। ठीक है, तो यूनानियों का शासक 323 तक होता है। उसके पहले हमारा नंद वंश का शासक था। ठीक है, वो नंद वंश का अंतिम शासक हमारे कौन सा था, तो उसको हम लोग घनानंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, घनानंद के नाम से जानते हैं, जो कि यार मगध वाले क्षेत्र में क्या करता है, शासन या अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और इतना ही नहीं, यह इतना क्रूर शासक था कि इसने जो भी अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो भी नियम कानून वगैरह बनाए थे, वो इतने कठोर थे कि जनता उनसे काफी परेशान रहती थी और काफी दुखित रहती थी। ठीक है, तो इन्हीं के दरबार में एक हमारा कौटिल्य नाम का व्यक्ति रहता था। किसके दरबार में, नंद वंश में घनानंद के दरबार में। देखते हैं इसी में, यानी घनानंद के दरबार में, घनानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था हमारा, कौन, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य बोलते हैं या चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, और इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं अगर ये दोनों नाम ना दे करके विष्णुगुप्त देता है, तो इस नाम को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो एक बार ये कहा जाता है कि घनानंद के द्वारा इनका अपमान कर दिया जाता है। किसके द्वारा, घनानंद के द्वारा कौटिल्य का अपमान कर दिया जाता है, जिसको ये सहन नहीं कर पाते हैं। इनको काफी यार मतलब एक तरीके से बोले तो मानसिक और अंदरूनी पीड़ा पहुंचती है, जिनसे ये काफी दुखी हो जाते हैं और वहां से मतलब एक तरीके से बोले तो ये उनके दरबार से चले जाते हैं और मतलब एक ऐसी मतलब रणनीति बनाते हैं इनके दरबार से जाने के पश्चात में कि हम इनसे बदला लें। ऐसे बदले की भावना में वो यार दरबार से चले जाते हैं और एक कूटनीतिक रणनीति बनाते हैं और चंद्रगुप्त को अपना सहारा बनाते हैं। किसको, चंद्रगुप्त को अपना माध्यम बनाते हैं बदला लेने का। किससे, घनानंद से। और रणनीति बनाने के बाद में चंद्रगुप्त को ये एक बेहतर राजनीति की शिक्षा देते हैं। यानी इनसे बेहतर कोई एक तरीके से बोले तो उस समय इनके दरबार में कोई बेहतर और पंडित ना था। किससे रिलेटेड, राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे हमारे, कौन, कौटिल्य। तो राजनीति की बड़े ही बेहतरीन ढंग से शिक्षा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति की शिक्षा देते हैं। एंड उसी के पश्चात में जब यह एकदम परिपक्व हो जाता है राजनीति से रिलेटेड या इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो यार ये क्या करते हैं कि एक मतलब रणनीति बना करके घनानंद के दरबार में ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं और यहाँ पे आकर के यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है
वो घनानंद को पराजित करता है। फाइनली कब पराजित करता है? 322 ईस्वी में, ठीक है, पराजित करता है। एंड यार 323 में, एंड पराजित करने के पश्चात में एक हमारा नया वंश स्थापित होता है यहीं पे, क्योंकि ये लास्ट शासक था हमारा, नंद वंश का लास्ट शासक था, ठीक है। तो इसको पराजित करता है और फाइनली यही पास से हमारी क्या हो जाती है? मौर्य वंश की स्थापना हमारे हो जाती है। यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। कब होती है? 322 में, ठीक है, तो ये याद रखना है। और फाइनली जब मौर्य वंश यहां से स्थापित हो जाता है तो यहीं से हमारा मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है और नंद वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसमें यार इतनी सारी चीजें हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य एक प्रकार से चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, तो ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त के गुरु थे कौन? कौटिल्य, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखनी है। इसमें देखते हैं कि इसमें यार फिलहाल में इसमें हम लोग 3 या 4 शासकों की बात करेंगे, लेकिन जो शासक होते हैं मौर्य वंश में वो यार 9 शासक देखने के लिए मिलते हैं पूरे के पूरे मौर्य वंश में, 322 से 185 के बीच में। लेकिन जो मैं बात करूंगा इस क्लास में वो सर्वप्रथम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे इस मौर्य वंश में, ठीक है। चंद्रगुप्त के पश्चात में हमारे यार आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार के बाद में जो बात करेंगे वो बात करेंगे सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की बात करेंगे। एंड इसी के पश्चात में यार कुछ और शासक भी आते हैं, तो उनका अध्ययन हमें ना करना है। क्यों? क्योंकि वो यार छोटे छोटे राजा थे, 2 साल 4 साल 5 साल, इससे ज्यादा शासन उनका नहीं रहता है। तो इस कारणवश हम उनका अध्ययन ना करके हम केवल और केवल इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो मुख्यतः 4 शासकों की बात करेंगे। सम्राट अशोक के बाद में यार हमारा जो अंतिम शासक आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं, बृहद्रथ के नाम से जानते हैं। बृहद्रथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था, इन्होंने यार मौर्य वंश की तो स्थापना ही की थी। तो 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी के मध्य में चंद्रगुप्त शासन करता है मौर्य वंश के अंतर्गत। एंड उसके पश्चात में 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी के मध्य में कौन शासन करता है? बिंदुसार। एंड इसके पश्चात में यार 4 साल का गैप देखने के लिए मिलता है और फाइनली 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी के मध्य में हमारा कौन शासन करता है मौर्य वंश पर? तो वो सम्राट अशोक करता है। एंड फाइनली इसके पश्चात में यार कुछ और शासक आते हैं जो कि 232 से 224 से लेकर के 210 इस तरीके 215 तक, वो मतलब 2 4 5 साल, इससे ज्यादा का शासन नहीं होता है, तो उनका अध्ययन हमें नहीं करना। एंड जो लास्ट में है बृहद्रथ जो आता है वो 185 बीसी में या 185 बीसी तक, जो कि लास्ट शासक था हमारा मौर्य वंश का, तो बृहद्रथ देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली इन चारों का अध्ययन हम मौर्य वंश के अंतर्गत इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनता है तो वो यार जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी, ठीक है। देखते हैं इसी में सर्वप्रथम जो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं 322 में,
वो करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक मौर्य वंश से संबंधित शासक था ये, यानी यहां से मौर्य वंश भारत में स्थापित होता है, नंद वंश समाप्त होता है, यूनानी आक्रमण समाप्त होता है, ईरानी आक्रमण समाप्त होता है, उसके पश्चात में आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हमारे माना जाता है। स्थापना कब करता है? 322 बीसी में, ठीक है। और सत्ता कब तक होती है इसकी, यानी ये मौर्य वंश पर कब तक अपने साम्राज्य को स्थापित करता है? तो वो करता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी बीसी से लेकर के 298 बीसी के अंतर्गत ये क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश पे क्या करता है? अपने साम्राज्य को स्थापित करता है, ठीक है। एंड इसके संदर्भ में यार हमको कुछ जानकारियां ये प्राप्त होती हैं कि अभी यार इससे पहले जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग की थी तो मैंने साहित्यिक स्रोतों में ये बताया कि कुछ हमारे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिसमें से मौर्य वंश के साक्ष्य हमको देखने के लिए मिल जाता है कि हाँ मतलब इंडिया पे मौर्य वंश कभी ना कभी रहा होगा, ये हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसी का वर्णन इतिहासकारों ने बाकायदा एक इतिहास की किताब में एक चैप्टर के रूप में संकलित करके रख दिया जिसका नाम दिया गया मौर्य वंश, ठीक है। तो इसी मौर्य वंश में यार हमको कुछ जैन एवं बौद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जैन ग्रंथ, इसमें यार ये बोला गया कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं यह क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। लेकिन यार इसमें हमको मतभेद दिखाई देता है। कुछ हमारे ऐसे इतिहासकार हैं या कुछ ऐसी बुक्स हैं, या आप लोग यार कई सारी बुकों का अगर अध्ययन करोगे इतिहास में, प्राचीन इतिहास का, तो कई सारी बुक्स यार ऐसी हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में वो क्षत्रिय वर्ग बताती हैं बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पुराणों की तो उन पुराणों में यार हमको जो भी ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो कि ब्राह्मणों के द्वारा रचित की गई हैं, उसमें जैसे हमारे आते हैं कुछ पुराण आते हैं, पुराण भी ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राप्त एक ग्रंथ है। एंड पुराणों के बाद हम लोगों ने बात की थी मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस ये भी एक प्रकार का पौराणिक ग्रंथ ही है और प्राचीन भारतीय इतिहास के तौर पे इस मुद्रा राक्षस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस मुद्रा राक्षस में और पुराण के अंतर्गत यानी एक तरीके से बोले तो जितनी भी हमारे ब्राह्मणों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं उनमें यार चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र के रूप में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे क्या थे? ये शूद्र थे, यानी क्षत्रिय नहीं थे। तो इस तरीके से कई मतभेद दिखाई देते हैं इतिहास में, ठीक है। तो इनको यार इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि यूनानियों का प्रभाव हमारे भारत में था, यूनानियों का प्रभाव हमारे भारत में था। तो इस समय यूनानियों के द्वारा कुछ हमारी मतलब यूनानी किताबें लिखी गई या यूनानियों के द्वारा यार हमारे कुछ रचनाएं की गई और उनमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे, लेकिन उन शब्दों को समझा नहीं गया। कब नहीं समझा गया? यानी जब इनकी रचनाएं की गई थी तो उस समय यूनानियों का प्रभाव था भारत में, तो यूनानियों के द्वारा हमारी कुछ मतलब ग्रंथों की रचना की गई या किताबों की रचना की गई जो कि एक प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं यूनानी
साहित्य भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यूनानी साहित्यों की रचना होती है, किनके द्वारा होती है? यूनानियों के द्वारा। और इसमें हमको कुछ शब्द प्राप्त होते हैं इन्हीं साहित्यों में, जिसको हम लोग सेंड्रोगोटस के नाम से जानते हैं। सेंड्रोगोटस और एंड्रोगोटस बोलते हैं, एंड्रोगोटस के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया गया, किसमें? यूनानी साहित्य में, ठीक है। और ये जो सेंड्रोगोटस है, ये हमारे कुछ इतिहासकार हैं जो कि सेंड्रोगोटस का तात्पर्य ये बताते हैं यूनान में कि ये चंद्रगुप्त के द्वारा इन शब्द का प्रयोग किया गया। किसके माध्यम से? यार एक थे हमारे जस्टिन करके, जस्टिन करके एक इतिहासकार थे, एंड एक थे हमारे स्ट्रेबो। ये दोनों इतिहासकारों का नाम याद रखना। जस्टिन और स्ट्रेबो के द्वारा ये बताया गया कि सेंड्रोगोटस जो शब्द है ये फाइनली यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला गया है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये जो एंड्रोगोटस है, इसमें इस एंड्रोगोटस में भी हमारे एक आते हैं इतिहासकार जिनको हम एप्पियन के नाम से जानते हैं, और एक इतिहासकार आते हैं जॉर्डन करके, ठीक है। जस्टिन जॉर्डन भी बोल सकते हैं एंड जस्टिन ब्लूटर्ड भी बोल सकते हैं, ब्लूटार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी हमें याद रखना है। इन दोनों इतिहासकारों के द्वारा ये बोला गया कि ये जो एंड्रोगोटस है ये शब्द हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग में लाया गया है। कब? यूनानी साहित्यों में। तो इन दोनों को याद रखना है। सेंड्रोगोटस किन इतिहासकारों के द्वारा बोला गया, एंड एंड्रोगोटस किस इतिहासकार के द्वारा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बोला गया, ठीक है। फाइनली ये बोल तो दिया गया, लेकिन यार अभी तक ये केवल इन्हीं के द्वारा बोला गया था लास्ट में, फिलहाल में, लेकिन इनके संदर्भ में अभी पूरी तरीके से इंडिया वालों को जानकारी नहीं थी। ये तो हमारे थे, कहाँ के? यूनानी के थे, जिन्होंने लिख दिया, लेकिन इंडिया वालों को ये नहीं पता था कि सेंड्रोगोटस और एंड्रोगोटस क्या है। तो यहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने फाइनली जब मतलब इन यूनानी साहित्यों को पढ़ा जो कि मौर्य वंश से प्राप्त हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, तभी यार हम जान पाए कि हाँ फाइनली इस क्षेत्र में प्राचीन समय में मौर्य साम्राज्य हमारा यहाँ पे स्थापित था, ठीक है। तो फिलहाल में 1784 में ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है। फाइनली 1784 में एक हमारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। क्या किया जाती है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो 1754 ये 84 यह वो दौर था। पॉलिटी में याद करेंगे तो एक नाम आता है सर जॉन मार्शल का, ठीक है। उन्हीं के द्वारा हमारे ये स्थापना हमारे की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या होता है कि ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। यार पॉलिटी में ये नाम हम लोगों ने सुना होगा। 1784 का हमारा एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट? जिसको हम पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलिटी में अगर अध्ययन किया होगा तो इस एक्ट से आप परिपक्वता से यार जानकारी होगी आपको, ठीक है। बाकी अगर अध्ययन नहीं किया तो उसको भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सर विलियम जोन्स के द्वारा यार इस 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की क्या होती है?
स्थापना होती है। और इस स्थापना के क्रम में सर्वप्रथम जो इन दोनों शब्दों की जो खोज करता है वो कौन है? वो सर विलियम जोन्स ही हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये जो हमारे सिंड्रोगोटस और एंड्रोगोटस नामक साहित्यिक जो शब्द हैं ये यार फिलहाल में चंद्रगुप्त मौर्य से ही रिलेटेड है। इससे पहले इंडिया वालों को ये नहीं पता था कि सेंड्रोगोटस और एंड्रोगोटस शब्द ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा ये खोज बताई गई, यह खोज की गई। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। कब किया गया? 1784 में। तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। और इस संदर्भ में आगे अगर और बात करें तो थोड़ी सी बात करते हैं मौर्य वंश के विस्तार के संबंध में, कि मौर्य वंश हमारा जो था ये विस्तरित कहां से कहां तक था। तो हम लोगों ने यार अगर स्थापना के क्रम में पढ़ा था कि मुद्रा राक्षस नाम की एक हमारी साहित्यिक स्रोत है, जिससे हमको ये पता लगता है कि हाँ स्थापना मौर्य वंश की होती है। और कैसे होती है? तो फिलहाल में कौटिल्य के द्वारा हमारे एक कूटनीतिक रणनीति बनाई जाती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को माध्यम बना के यहाँ पे आते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसी में इसके आगे की, देखते हैं इसी में यार मौर्य वंश में ही हम लोगों ने अभी क्या बात की थी कि मतलब क्या होता है कि मौर्य वंश स्थापित होता है। अब मौर्य वंश स्थापित तो होता है, अब जब ये मौर्य वंश स्थापित हो जाता है तो चंद्रगुप्त के द्वारा यानी भारत में यह एक पहला ऐसा वंश था, पहली बार, जो कि पूरे के पूरे भारत में अपना साम्राज्य क्या करता है, स्थापित करता है। इससे पहले अन्य यार कोई ऐसे शासक नहीं हुए भारत के अंतर्गत या इस पूरे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, जो कि इस पूरे क्षेत्र में या भारत जैसे विशाल क्षेत्र में अपनी साम्राज्य को या अपनी सत्ता को क्या कर सके, स्थापित कर सके। ठीक है, तो फाइनली पहला ऐसा शासक था मौर्य वंश का। फिलहाल में मौर्य वंश का पहला ऐसा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है पूरे के पूरे भारत में। कब करता है? 322 बीसी में। एंड इसी के संदर्भ में अगर साम्राज्य की बात कर ही रहे हैं तो यार थोड़ा सा हम लोग मैप देखते हैं। ये हमारा इंडिया है, इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, ये इंडिया यार, इसमें पहले ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया था ये भी हमारे इंडिया के अंतर्गत ही आता था। लेकिन जब इसको डिवाइड किया गया तो फिलहाल में आज का जो यानी वर्तमान मैप है वो यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसमें ऐड नहीं किया गया। लेकिन प्राचीन समय में हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था ये भी इंडिया के अंतर्गत ही आता था। तो बात करें अगर पश्चिम साइड में, तो पश्चिम में हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के क्षेत्र तक, पाकिस्तान के क्षेत्र तक हमारा विस्तरित था कौन? मौर्य साम्राज्य। और फाइनली यार हम लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखते हैं क्या कि ये जो मौर्य वंश स्थापित होता है वो इसी क्षेत्र में स्थापित होता है, ये आज के इंडिया में स्थापित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यार यूनानी हमारा एक शासक था सिकंदर। सिकंदर जब भारत से जा रहा होता है तो उसका एक सेनापति था जिसको हम लोग सेल्यूकस निकेटर के नाम से जानते हैं। तो वो अपना जो भी साम्राज्य उसने जीता था
आक्रमण के दौरान सिकंदर ने, तो वो साम्राज्य अपना सेल्यूकस निकेटर को दे करके फाइनली वो चला जाता है यूनान क्षेत्र में, ठीक है, जो कि मकदूनिया का शासक था, ठीक है, चला जाता है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे हमारा चंद्रगुप्त इनसे युद्ध करता है और चंद्रगुप्त यहीं पे मौर्य वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। अभी आगे थोड़ा सा भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। अफगानिस्तान के क्षेत्र तक ये साम्राज्य स्थापित था। पूर्व में बात करें, पूर्व में तो बांग्लादेश तक, पूर्व में बांग्लादेश तक मौर्य साम्राज्य विस्तरित था। एंड अगर उत्तर में बात करें, उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र तक हमारा मौर्य वंश स्थापित था। एंड अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कर्नाटका, कर्नाटका क्षेत्र तक हमारा मौर्य साम्राज्य क्या था, विस्तरित था। यार इतना विशाल साम्राज्य, पहला ऐसा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पूरे के पूरे भारत पर अपनी कमांड करता है, ठीक है, और फिलहाल में अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है, ठीक है। और यहीं पे इसी संदर्भ में एक बात और करते हैं कि यह एक पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे के पूरे भारत को क्या किया, एकीकरण भारत का बनाने का प्रयास किया। एकीकरण भारत बनाने का या एकीकृत भारत का निर्माण करता है। अब इससे क्या तात्पर्य है, एकीकरण भारत से तात्पर्य यह है कि एक मतलब जो भी संपूर्ण भारत था प्राचीन समय का, उसको एकत्रित करने का प्रयास करता है, यानी एकत्रित करने का प्रयास करता है। और प्रयास ही नहीं करता, वो करता भी है, यानी पूरा ऊपर उत्तर से लेके दक्षिण में जम्मू कश्मीर से कर्नाटका, एंड पश्चिम में बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश तक, ये पूरे के पूरे भारत को क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। अर्थात एक नव भारत का निर्माण होता है जिसको एकीकरण भारत के नाम से भी जानते हैं। तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और इसी के साथ में जब एक नव भारत का निर्माण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो इसने यार एक और कार्य किया, एक कार्य और क्या किया कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पे इसने इस प्रशासनिक व्यवस्था को भी यार एकदम मजबूत करने का प्रयास किया या सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास करता है। और इस प्रशासनिक व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु था वो कौन था, वो हमारे राजा था, यानी राजा कौन, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, प्रशासनिक व्यवस्था का हेड था। और इतना ही नहीं यार, जब राजा जिसमें हेड होता है उस शासन को हम राजतंत्रात्मक शासन के नाम से भी जानते हैं। और जहां पे राजतंत्रात्मक शासन होता है उसको हम केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, या केंद्रीय व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली ये चंद्रगुप्त मौर्य से हमको यार केंद्रीयकृत व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है, और यहां से व्यवस्थित रूप में केंद्रीयकृत व्यवस्था मिलती है। इससे पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, पूर्व वैदिक काल पढ़ा, महाजनपद वगैरह पढ़ा, तो वहां पे भी हमको यार केंद्रीयकृत व्यवस्था ही मिलती थी, लेकिन वहां पे व्यवस्थित रूप से नहीं थी, वहां पे छोटे छोटे राजा थे, ठीक है। फाइनली जब मगध का उत्कर्ष होता है तब हमको बड़ा साम्राज्य मिलता है, लेकिन मौर्य साम्राज्य कुछ ज्यादा बड़ा था, वो मगध से भी बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यवस्थित रूप से केंद्रीयकृत व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। और फाइनली जब यहाँ पे केंद्रीयकृत व्यवस्था इंडिया में स्थापित हो जाती है, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं यार। जितनी बार मैं भारत शब्द का प्रयोग करूंगा
तो हमको पुराना मैप याद आना चाहिए, प्राचीन मैप हमको याद आना चाहिए, ना कि वर्तमान का मैप हमें याद आना चाहिए जब तक हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे यार केंद्रीयकृत व्यवस्था जब स्थापित हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि स्थानीय रूप से युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। स्थानीय रूप से यानी स्थानीय युद्ध से तात्पर्य क्या है कि ये जिस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं उसी क्षेत्र में युद्ध करते हैं। और वह क्षेत्र कौन सा था? तो वह क्षेत्र हमारा यार फाइनली एक क्षेत्र था हमारा जिसको हम जो सेल्यूकस निकेटर मैंने बोला था, वो सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे शासन कर रहा था। सेल्यूकस निकेटर जो कि पश्चिम वाले सीमा प्रांत पे, पश्चिम भारत के पश्चिम सीमा प्रांत पर, जिसको हम लोग तक्षशिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तक्षशिला वाला क्षेत्र। यहाँ पे ये सेल्यूकस निकेटर क्या कर रहा होता है? शासन कर रहा होता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य फाइनली 305 बीसी में यहां पे आक्रमण करते हैं। वहां पे सत्ता भी वहीं पे स्थापित होती है तो आक्रमण भी ये इन्हीं से जीत करके युद्ध क्या करते हैं फाइनली और साम्राज्य अपना विस्तरित करते हैं तक्षशिला वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिलहाल में 305 बीसी में युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाते हैं? इसमें पराजित हो जाते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे ये सारा सिस्टम होता है और सेल्यूकस निकेटर फाइनली पराजित हो जाते हैं। ये कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो फिलहाल में ये सारी चीजें हमें क्या हुई यार, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है समझ में आई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अभी ये चैप्टर एंड नहीं होता है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।